नमस्कार मित्रों। आज तारीख है 5 अगस्त 2012 और ये वीडियो है जो रिसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ कि अन्ना और छोटे अन्ने वो पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और वो मेरे हिसाब से तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था, पर अब देखते हैं कि एग्जैक्टली वो आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं। अब जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का स्टेप है वो अपने आप में कोई बुरा नहीं है। आई वेलकम दैट। मैं खुद भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश में हूँ, राइट टू रिकॉल पार्टी। और ये बात मैंने 2002 में ही कही थी कि भाई मैं तो चुनाव लड़ने ही वाला हूँ, पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाला हूँ। जब तक पार्टी नहीं बनेगी तब तक मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, दूसरों को कहूँगा कि वो भी इंडिपेंडेंट लड़े। बस 2004 में मैं 2005 में चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि उस समय मैंने कहा कि भाई मेरा मैनिफेस्टो तैयार नहीं है, मुझे खुद क्लियर पिक्चर नहीं है एक एक ड्राफ्ट का, और बहुत सारे ड्राफ्ट अनफिनिश्ड है। और ड्राफ्ट लिखते लिखते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। मेरे ड्राफ्ट तैयार हुए कुछ 2008 में, क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम ही करता हूँ, मेरा जॉब है सॉफ्टवेयर का पार्ट टाइम, और उसी से खर्चे पे मेरा पॉलिटिक्स चलता है, मैं कोई डोनेशन नहीं लेता, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। और राइट टू रिकॉल का कैंपेन मैंने शुरू किया था 1998 में, लेकिन इलेक्शन लड़ते लड़ते टाइम हो गया 2009 में मैं इलेक्शन लड़ा। तो मैं तो बोलता ही हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ने ही वाला हूँ जब तक कि देश में राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, MRCM, TCP, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग ये कानून नहीं आते, तब तक मैं मैनिफेस्टो मतलब इलेक्शन लड़ूंगा। और जो मेरा रेफरेंस मटेरियल है उसका टाइटल भी मतलब राइट टू रिकॉल पार्टी मैनिफेस्टो है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट से धोखा किया, पब्लिक से धोखा किया, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट एक नॉन इलेक्शन पॉलिटिकल ग्रुप में काम करना चाहते थे कि भाई ऐसे ग्रुप में हमें काम करना है जो कि खुद चुनाव न लड़ता हो, देश में सिर्फ अवेयरनेस का काम करता हो, कानून सुधारने का काम करता हो, ऐसे ग्रुप में उनको काम करना था। इसलिए वो राइट टू रिकॉल ग्रुप में नहीं आए, वो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में नहीं आए, क्योंकि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट भी पॉलिटिकल ग्रुप है, इलेक्शन में काम करने वाला है। वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जुड़े, बीजेपी या कांग्रेस किसी में। और वो अन्ना के ग्रुप में इसलिए आए क्योंकि अन्ना ने कहा कि एक नॉन पॉलिटिकल ग्रुप रहेगा, अन्ना, अरविंद केजरीवाल वगैरह। और उनको अब लग रहा है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उनके 1.5 साल टाइम पास हो गया एक तरह का, और उनका टाइम और उनकी मेहनत, और उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया, पैसे का तो शायद उनको अफसोस कम हो, और पैसा तो छोटी, पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनके 18 महीने का टाइम और 18 महीने की मेहनत उन्होंने अन्ना, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, इनको उभारने में लगा दी, और वो ये सारी चीज़ों को कैपिटलाइज कर रहे हैं इलेक्शन में खड़े होने के लिए। जबकि एक्टिविस्ट को उन्होंने बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ने वाले, हम सिर्फ कानून लाने का प्रयत्न करेंगे, कानून के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे वगैरह। तो ये धोखा हुआ एक्टिविस्ट से। और मैं कहूँगा कि भाई एक्टिविस्ट थोड़ी आपकी गलती है, आपको इस तरह के प्रॉमिस मांगने नहीं चाहिए और प्रॉमिस लेने नहीं चाहिए। आदमी की इच्छा कभी भी बदल सकती है, और चुनाव में खड़े रहना कोई इलीगल काम तो है नहीं। आदमी ने कहा था मैं चुनाव में नहीं खड़ा रहूँगा, आज बोलता है चुनाव में खड़ा रहूँगा, तो वो कोई कानूनी अपराध तो होता नहीं है, दुनिया का कोई कानून रोक नहीं सकता। आज मैं आपको एफिडेविट लिख के दूँ कि मैं इलेक्शन में नहीं खड़ा रहने वाला 5 साल तक, और 1 साल बाद इलेक्शन में खड़ा रहता हूँ, तो उस एफिडेविट की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कुछ जो जिस नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को कानून मान्यता नहीं देता, वो नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को आप एफिडेविट में लिख लो, कहीं भी लिख लो, उसका कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। तो चाहो तो एक ऐसा कानून बना सकते हैं कि भाई एक आदमी है, यदि उसने इलेक्शन कमीशन में एफिडेविट दिए कि वो 5 साल 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो 10 साल तक उसका इलेक्शन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। वो कानून मैंने प्रपोज किया है ऐसे झूठे आदमियों को की संख्या कम करने के लिए। मैंने एक कानून प्रपोज किया है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मैंने प्रपोज किए, उसमें एक ये है कि यदि कोई आदमी एफिडेविट देता है कि वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा, तो
उसका 5 साल तक उसका इलेक्शन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने का स्टेप है वो अपने आप में तो बुरा नहीं है, 100% लीगल है। सवाल आता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे उनका मोटिव क्या है। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ कि मैंने शुरुआत से कहा है कि भाई इलेक्शन में खड़े रहने का, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का मेरा मोटिव क्या है कि राइट टू रिकॉल, टीसीपी, इन सारे कानूनों पे जन आंदोलन खड़ा करना। यानी हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं क्योंकि हमें जन आंदोलन में खड़ा रहना है। उनका पूरा उल्टा मोटिव था। उन्होंने ये जन आंदोलन क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी थी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेस बना था, उनको इलेक्शन में खड़ा रहना था। यानी हम इलेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, हम यानी राइट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ता, रिकॉलिस्ट, हम इलेक्शन का उपयोग कर रहे हैं जन आंदोलन खड़ा करने के लिए। उन्होंने जन आंदोलन का उपयोग किया अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। राइट टू रिकॉल ग्रुप और अन्ना का कंपैरिजन नहीं है। अन्ना तो एक्टिविज्म की दुनिया के वॉलमार्ट है, एक्टिविज्म की दुनिया के शहंशाह है, बादशाह है, और वॉलमार्ट है एक पूरा सुपर स्टोर है एक्टिविज्म की दुनिया का। हमारा राइट टू रिकॉल ग्रुप तो एक छोटा सा किराना स्टोर है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि यहाँ धोखेबाजी नहीं होती कि मैंने बोला कि मैं चुनाव में नहीं खड़ा रहा और मैं चुनाव में खड़ा रहा। मैं पहले से बोलता हूँ मैं चुनाव में खड़ा रहूँगा, और यहाँ तक मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मुझसे देर हो गई, कि मुझे 2005 में खड़ा होना चाहिए था, उसके बजाय मैं 2009 में खड़ा रहा। और मकसद भी साफ है कि यहाँ कोई डोनेशन नहीं लिया जाता। मेंबर को ये नहीं बोला जाता कि तुम और मेंबर लेके आओ, तुम डोनेशन लेके आओ, तुम दूसरे ग्रुप के लोग तोड़ के आओ। उनको यही बोला जाता है कि इस कानून का प्रचार करो। मेंबर को इंडिपेंडेंट खड़ा रहने की छूट है। 10 लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े रहने की छूट है, तो चाहते हो तो मैं बोलता हूँ कि 10 नहीं 20 खड़े रहो। मैं अभी दिसंबर 2012 में जो गुजरात की विधानसभा के चुनाव आएंगे, नरेंद्र मोदी के चुनाव आएंगे, तो उसमें नारायणपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा रहूँगा। शायद दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी यदि नारायणपुरा से कोई और खड़ा रहने को तैयार हो तो यदि मैं नारायणपुरा से खड़ा रहा हूँ और कोई और मेरा दोस्त राइट टू रिकॉल में मानने वाला नारायणपुरा से खड़ा रहता है तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मैं इलेक्शन में खड़ा रह के राइट टू रिकॉल की बात 2-3 लाख 5 लाख लोगों तक पहुंचाऊंगा। यदि तुम खड़े रहते हो तो 2 लाख का आंकड़ा बढ़ के 3 लाख हो जाएगा, 5 लाख का आंकड़ा बढ़ के 6 हो जाएगा, और वोट बढ़ जाए तो बढ़ने दो। वैसे भी कौन सा जीतने वाले इलेक्शन। मैं 7000 वोट मुझे मिले थे, 7300 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, मई 2009 के गांधीनगर के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 7300 मिले थे। कोई और राइट टू रिकॉलिस्ट खड़ा हो जाता तो 10,000 वोट मिलते और हम दोनों के बढ़ जाते तो 5-5 हज़ार हो जाते। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला था? 7,000 वोट लेके मैं इलेक्शन हार गया, मैं 5,000 वोट लेके इलेक्शन हार जाऊं या 500 वोट लेके इलेक्शन हार जाऊं। तो एक हम ये झूठा वादा नहीं देते कि हमारे 100, 200, 500 MP आएंगे और हम देश में व्यवस्था बदल देंगे। हम पहले से नागरिकों को, कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि एक तो इस तरह से 100-200 MP लाने की या 2 MP लाने की भी बात है, वो ख्याली पुलाव है, वो हवा में किले बांधने की बात है। और उससे भी बड़ा हवाई किला ये है कि ये मान के चलो कि मेरे 300 MP आ गए तो वो 300 MP दूसरे दिन बिकेंगे नहीं। वो 300 में से 300 के 300 न बिके, लेकिन 200-250 भी बिक गए तो बाजी तो बिगड़ गई। तो ये मेजॉरिटी लाके व्यवस्था परिवर्तन करने की बात सर से पांव तक बकवास है। व्यवस्था परिवर्तन जन आंदोलन से ही हो सकता है, जैसा राजीव दीक्षित जी ने कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन पार्लियामेंट के बाहर होगा, यानी पार्लियामेंट के बाहर जन आंदोलन होगा और उस जन आंदोलन से दबाव में आने की वजह से एमपीओ को व्यवस्था परिवर्तन के कानून पास करने पड़ेंगे। और इलेक्शन में खड़ा होने की वजह यह है कि ताकि पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं तक हम अपनी बात पहुंचा सके, नागरिकों तक बात पहुंचा सके। इलेक्शन के कैंडिडेट की बात लोग सुनते हैं, भले उसे वोट ना देना हो। यानी इलेक्शन हमारे लिए एक प्रचार का साधन है। राइट टू रिकॉल, MRCM वगैरह कानून को हम कोई ये झूठा वादा नहीं देते जो अन्ना दे रहे हैं कि उनके पार्टी के 100-200 MP आ जाएंगे और वो व्यवस्था परिवर्तन ला देंगे, जन लोकपाल का कानून ला देंगे वगैरह। तो अब सवाल आता है कि अन्ना का पॉलिटिकल पार्टी बनाने के पीछे मोटिव क्या है, अन्ना या छोटे अन्ना जो भी है। तो वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बार बार ये बोलते हैं। उनकी किताब स्वराज में भी बार बार वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करते हैं।
वो स्वराज उन्होंने इंटरनेट पे पीडीएफ में नहीं रखी, वो 20 रुपये में बेचते हैं। सवाल 20 रुपये का नहीं है, पर यदि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस लोग किताब को पढ़े तो वो पीडीएफ में इंटरनेट पे क्यों नहीं रख देते कि जितने लोग चाहे उसको ईमेल से भेज सके, डाउनलोड कर सके, पढ़ सके, कॉपी पेस्ट कर सके, जैसे मैंने किया है। ये जो मेरा 301.pdf है, rahulmehta.com/301.htm, वो इंटरनेट पे है, जिसे चाहे वो पढ़ सकता है, उसका कॉपी उसको करना हो कर सकता है, उसको कहीं कोट करना है कर सकता है। लेकिन छोटे अन्ना ने ये उनकी स्वराज की पीडीएफ कहीं दी नहीं है। स्वराज में बार बार वो लोगों का राज, जनराज, लोकनीति वगैरह शब्द यूज करते हैं, लेकिन जब कानून लिखने की बात आती है तब लोग कहीं दिखते नहीं है उनके कानून में। बस कानून के टाइटल में दिखते हैं जन लोकपाल, उसमें जन शब्द 2 बार आ रहा है, जन और लोक। लेकिन कानून का ड्राफ्ट पढ़ोगे तो उसमें इलीट ही इलीट है, जन का कोई नामो निशान नहीं है, कि पावर सारा 11 लोगों के पास। उन 11 लोगों को नौकरी से कौन निकाल सकता है? जन लोकपाल को, सुप्रीम कोर्ट के 20-25 जज जो है वो। और सिटीजन क्या करेगा? सिटीजन को यदि मान लो लोकपाल ने 1-2 नागरिकों को नहीं पर 50-60 करोड़ नागरिकों को धोखा दिया, जैसे अन्ना ने धोखा दिया, इस तरह से लोकपाल ने धोखा दिया, तो नागरिक क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास एक ही पावर है कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके कंप्लेन करो। भाई सुप्रीम कोर्ट में पांव रखने की कीमत 1,00,000-5 लाख है। 5 लाख से नीचे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं होता आज की तारीख में। और जजमेंट, अभी कसब का जजमेंट जो जज है वो वीडियो टेप एविडेंस है, उसका कन्फेशन है, इतने सारे गवाह है, 40-50 डेड बॉडी है, और जो जज कसब जैसे को फांसी देने में 1.5 साल का टाइम पास कर देता है, वो जज जन लोकपाल के सामने क्या जजमेंट देंगे? यानी जब मैंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के क्लॉज उनके जन लोकपाल के ड्राफ्ट में ऐड करने की बात कही, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, अन्ना और ये छोटे अन्नों ने, कि जन लोकपाल में राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का एक भी क्लॉज नहीं आएगा। और आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप जन लोकपाल का ड्राफ्ट खुद देख लीजिए, उसमें कहीं भी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का सेक्शन नहीं है। यानी कि देश के 75 करोड़ वयस्क नागरिक मतदाता है, उनमें से यदि 60 करोड़ या 70 करोड़ भी यदि जन लोकपाल को बदलना चाहते हैं तो वो जन लोकपाल को नहीं बदल सकते। ऐसी व्यवस्था उन्होंने जन लोकपाल के कानून में रखी है। तो जो ड्राफ्ट लिखा वो आदमी की मंशा दिखाता है, उसके निबंध मत देखो, किसी भी पॉलिटिशियन के निबंध मत सुनो, निबंध मत पढ़ो, उसके व्याख्यान मत सुनो, व्याख्यान मत पढ़ो। बस एक ही चीज पढ़ो कि वो कौन से कानून पे साइन कर रहा है या तो कौन सा कानून वो प्रपोज कर रहा है। यदि उसके नियत साफ है तो जब कानून लिखने की बात आई तब क्यों उसकी नियत बदल गई? तब क्यों उसने सारा पावर इलीट को दिया और नागरिकों को कुछ नहीं? तो जो जन लोकपाल का ड्राफ्ट है और उसमें जब उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल की बात का विरोध किया, उससे साफ पता लगता है कि उनका नागरिकों का भला करने का कोई इंटेंशन नहीं है। सिर्फ राइट टू रिकॉल का नहीं, वो राइट टू रिकॉल की बात को हमेशा टालते रहे हैं। 8 अप्रैल 2011 को उन्होंने राइट टू रिकॉल बोली थी। क्यों बोला? क्योंकि जब मैंने राइट टू रिकॉल की बात कही तो अन्ना के कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता अधिकतर ईमानदार होते हैं, कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल की बात अच्छी लगी। उन्होंने बड़े पैमाने पे इसका प्रचार किया और जब अन्ना को लगा कि भाई मैं राइट टू रिकॉल की बात नहीं बोलूंगा तो कार्यकर्ताओं के सामने एक्सपोज हो जाऊंगा, कार्यकर्ता छोड़ के चले जाएंगे, तो उन्होंने भी राइट टू रिकॉल का ढोल नगाड़ा बजाना शुरू किया। लेकिन जब भी कोई कार्यकर्ता उनके पास ड्राफ्ट लेके गया था कि राइट टू रिकॉल एमपी का ये ड्राफ्ट है, तो उन्होंने सारे ड्राफ्ट का विरोध किया। मेरे ड्राफ्ट का तो विरोध किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने जो अल्टरनेटिव ड्राफ्ट दिए, राइट टू रिकॉल एमपी, राइट टू रिकॉल एमएलए, राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल, सारे ड्राफ्ट का विरोध किया। और उन्होंने अपनी ओर से ड्राफ्ट आज दिन तक नहीं दिया। 16 महीने हो गए, 16 महीने हो गए उनको राइट टू रिकॉल शब्द बोले हुए। अभी तक उन्होंने राइट टू रिकॉल का कोई ड्राफ्ट कार्यकर्ताओं को अपने वेबसाइट पे प्रेस रिलीज में कहीं नहीं दिया। तो इससे साफ पता लगता है कि लोगों का भला करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो फिर अलग पार्टी वो बनाना क्यों चाहते हैं? इसमें साफ दिख रहा है कि उनका मकसद अलग पार्टी बना के कांग्रेस को जिताने का है। इसीलिए मैंने फेसबुक पे अपने पोस्ट में लिखा कि मैं इन्हें अरविंद गांधी बोलता हूं, क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्हें गोद लिया है। ही इज नाउ एडॉप्टेड सन ऑफ सोनिया गांधी।
और इसलिए उन्होंने भी अपना नाम चेंज करके अरविंद गांधी या अरविंद मेनियो, जो भी उनको ठीक लगे वो रख लेना चाहिए। अरविंद मेनियो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर अरविंद गांधी रख ले वरना। तो मैं उन्हें इसलिए अरविंद गांधी कहता हूँ क्योंकि सोनिया गांधी ने उन्हें गोद लिया है और मातृ ऋण चुकाने के लिए उन्होंने कहा कि माते मैं कांग्रेस की सीट बढ़ा दूंगा। और कैसे कि जो मिडिल क्लास एजुकेटेड वोटर है, जो कि भ्रष्टाचार की समस्या को सचमुच कम करना चाहते हैं और जो कि कांग्रेस को भ्रष्ट मानते ही हैं, तो कांग्रेस को तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट देने ही नहीं वाला। और बीजेपी से भी वो नाखुश है, क्योंकि बीजेपी भी कांग्रेस जितनी करप्ट नहीं है, कम करप्ट है, पर काफ़ी करप्ट है। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है, उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन बीजेपी से भी नाखुश है और कुछ हद तक नफरत भी करता है। तो वो सेक्शन, यदि कांग्रेस और बीजेपी दो ही ऑल्टरनेटिव रहे तो वो घुमा फिरा के बीजेपी को वोट देगा, क्योंकि बीजेपी कम करप्ट है। पर यदि अन्ना ऑल्टरनेटिव लेके आते हैं कि हम दुनिया की सबसे कम करप्ट पार्टी है, पूरे ब्रह्मांड की सबसे कम करप्ट पार्टी है, तो एक बार धोखे में आके वो अन्ना को वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये अन्ना पार्टी है वो बीजेपी के पोटेंशियल वोट कम करके कांग्रेस को मिलने वाली सीटें बढ़ा देगी। और इसलिए मैं अरविंद भाई को अरविंद गांधी बोलता हूँ, बिकॉज नाउ ही इज एडॉप्टेड सन ऑफ सोनिया गांधी। वो अब सोनिया गांधी के गोद लिए हुए पुत्र के समान है। और दूसरी भी वजह थी कि सोनिया गांधी ने क्यों उन्हें गोद लिया कि उनका जो लड़का है राहुल गांधी, वो तो गंजेड़िया है, चरसी है और मेंटली रिटार्डेड है। तो राज सिंहासन चलाने के लिए शायद दूसरा एडॉप्टेड सन की ज़रूरत हो, और जो उनका जमाई है उसको ज्वेलरी के एसीजेड बनाने में ज़्यादा शौक है पॉलिटिक्स के बजाय, और करोड़ों की दौलत, करोड़ों की ज़मीन, अरबों की, खरबों की ज़मीन इकट्ठी करने में ज़्यादा शौक है। तो इसलिए शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी बना, उसके पीछे मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी बनाने के उनकी जो स्टेप है वो मातृ ऋण चुकाने का एक स्टेप है कि किस तरह से राजमाता सोनिया गांधी की मदद की जाए कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के वोटर को बीजेपी की ओर न जाए और तीसरी पार्टी में खींचे आए, अन्ना पार्टी में, और इससे बीजेपी को मिलने वाली सीट हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव नजर आ रहा है, क्योंकि यदि उनको कानून सुधारने थे, यदि उनकी इच्छा कानून सुधारने की थी, तो वो राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के ड्राफ्ट को समर्थन दे देते, जबकि राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का जो एडिशन था उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने राइट टू रिकॉल, यदि कानून सुधारने की, व्यवस्था परिवर्तन की उनकी इच्छा कभी रही हो, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट रखा होता, राइट टू रिकॉल एमएलए का ड्राफ्ट रखा होता। क्यों राइट टू रिकॉल एमपी और एमएलए का ड्राफ्ट उन्होंने 16 महीने तक नहीं रखा? इलेक्शन कमीशन को, प्रेस में, कार्यकर्ताओं के सामने, कहीं भी उन्होंने राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट नहीं दिया। उन्होंने ज्यूरी सिस्टम, यानी कि अदालत के अंदर नागरिक जजमेंट देते हैं, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में जज जजमेंट नहीं देता, कोई केस होता है तो 12 सिटीजन्स आर चोजन एट रैंडम। वोटर लिस्ट है, जैसे कि ये वोटर लिस्ट है, तो ये हिंदुस्तान की एक कंस्टिट्यूंसी का वोटर लिस्ट है। तो ज्यूरी सिस्टम में 12, 15, 20 लोगों को वोटर लिस्ट में से रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। उसकी पूरी प्रोसीजर में किसी और वीडियो में बताई है मैंने। और वो नागरिक आके तय करते हैं कि भाई इस सरकारी अफसर को नौकरी से निकाला जाए या रखा जाए वगैरह। तो उन्होंने लोकपाल के अंदर ज्यूरी सिस्टम को रखने का विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि आदमी यदि कंप्लेन करता है लोकपाल को, तो उसकी कंप्लेन लोकपाल के वेबसाइट पे आए या ना आए वो लोकपाल की मर्जी होगी। यदि लोकपाल को उसकी कंप्लेन वेबसाइट पे नहीं रखनी तो नहीं आएगी, चलो ठीक है। उसके बाद 1 लाख लोगों की एक कंप्लेन है, एक ही कंप्लेन है, तो कोई ऐसी व्यवस्था हमने प्रपोज की कि भाई एक आदमी कंप्लेन रखे और बाकी 1 लाख आदमी पटवारी की कचहरी में जाके 3 रुपया दे के अपना हाथ दर्ज करा दे, या तो बाद में ये सिस्टम एटीएम और एसएमएस पे भी लाई जा सकती है। तो उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं, 1 लाख लोगों की एक ही कंप्लेन है तो 1 लाख लोग, हर एक आदमी अपनी कंप्लेन फाइल करेगा। भाई कंप्लेन लिखाने का खर्चा आजकल 1000, 2000, 5000 आता है। ये जेरोक्स करो, ये नोटराइज करो, इस वकील के पास जाओ, और कितना टाइम जाता है।
और 1 लाख लोग कंप्लेन लिखेंगे तो वहाँ उसका ऑफिस ही बंद हो जाएगा, यानी 1 लाख लोग कंप्लेन लिख नहीं पाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि ये कंप्लेन 1 लाख लोगों की है। तो उन्होंने आदमी अपना नाम जोड़ सके कंप्लेन में, उस प्रोसीजर का भी विरोध किया। और MRCM की मिनरल रॉयल्टी पूरी सिटीजन को मिलनी चाहिए, उसका भी विरोध किया। यहाँ तक कि जब करप्शन का मुद्दा था तब अन्ना और छोटे अन्ना ने साफ साफ बोला कि ए राजा का, हसन अली का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद उनसे फ़ोन करके पूछ लो, ईमेल भेज के पूछ लो कि भाई ए राजा और हसन अली के नार्को टेस्ट को आप समर्थन देते हो क्या, उनका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने विरोध किया। और बांग्लादेशियों की जो समस्या है भाई, कोई भी आदमी यदि हिंदुस्तान के नागरिकों की, गरीब नागरिकों की चिंता करना चाहता है तो वो सबसे पहले कहेगा कि सेना मजबूत करो, और दूसरा उसका मुद्दा होगा कि भाई बांग्लादेशियों को भारत के बाहर निकालो। जो 2-3 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं, कम से कम 95-97% को निकालो, शायद 2-3% रुक जाए रेसिडुअल, तो वो बाद में देखा जा सकता है। और उसका परिणाम भी हमने देख लिया। आसाम में जो इलाका है उसकी साइज़ में आपको बताऊं तो जो एरिया है वो दिल्ली जितना बड़ा है, जोग्राफिकल एरिया। उसकी आबादी कम है क्योंकि जंगल है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, ट्राइबल एरिया है। दिल्ली की तरह करोड़ लोग नहीं रहते वहाँ पे, 2 लाख लोग रहते हैं। पर उस पूरे एरिया में से 2 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और बांग्लादेशियों ने उनके घर जला दिए, उनके घर हड़प लिए, उनकी ज़मीन हड़प ली। वो जो आदिवासी है उनके पास कोई मालिकाना का हक के कागजात भी नहीं है। वो मतलब बरसों से वहाँ रहते हैं, बरसों क्या मतलब 1000, 2000, 5000 साल से वहाँ रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। और बांग्लादेशियों ने वहाँ पर उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और अब उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है गवर्नमेंट में कि हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। और सऊदी अरेबिया से इतना पैसा आ रहा है कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, कि वो फटाफट उनके नाम पे राशन कार्ड इशू कर देंगे और वो एड्रेस भी लिख देंगे जहाँ पे वो अभी है। तो और ये जो गंभीर समस्या है, तो अन्ना ने बांग्लादेशियों का समर्थन किया। उन्होंने भारत में से बांग्लादेशियों को निकालने की कोई बात नहीं रखी, ऊपर से उल्टा उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेशियों का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए, बांग्लादेशियों को जेल की सज़ा नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेशियों को फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो मेरी एक प्रपोजल है कि जूरी ट्रायल के से साबित हो कि आदमी बांग्लादेशी है नहीं, और जूरी ट्रायल में नार्को टेस्ट हो, और एक बार और ब्लड रिलेटिव, उसका जो ब्लड रिलेटिव बांग्लादेश से कोई ना कोई मिला है, उसको 1 लाख 2 लाख का इनाम दे दो, 50,000 का इनाम दे दो, तो कोई ना कोई तो ब्लड रिलेटिव होगा बांग्लादेश में। DNA टेस्ट से प्रूव हो जाएगा कि आदमी उसका बांग्लादेशी है। बांग्लादेश में भी जो रिकॉर्ड है, वहाँ का जो वोटर लिस्ट है, वहाँ का जो RTO है, वहाँ से भी नाम, फोटो वगैरह मंगा सकते हैं टैली करने के लिए। एक बार प्रूव हो जाए कि ये आदमी बांग्लादेशी है तो उसे कोड़े मारे जाए और उसको फांसी की सजा हो। ये मैंने एडवर्टाइज दिया था गुजरात समाचार में 12 जनवरी 2012 को, और अन्ना ने इसका साफ विरोध किया कि बांग्लादेशी को कोड़े मारने की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसका नार्को टेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये आदमी अरविंद गांधी और अन्ना और ये सब अन्य, वो बांग्लादेशियों को भारत में वेलकम कर रहे हैं। और बाकी तो आपने देखा ही, प्रशांत भूषण वो तो साफ साफ बोल रहे हैं, टीवी पे बोला उन्होंने कि कश्मीर को आज़ाद कर दो, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दो, जो भी बोला उन्होंने। और वो अब पार्टी के सेक्रेटरी बनेंगे या वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी है। और जो उसके प्रशांत भूषण है, शांति भूषण, उनके फादर, वो भी यही बोलते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। तो ये देशद्रोहियों की मंडली है पूरी की पूरी। और इससे साफ पता लगता है कि उन्होंने अलग पार्टी इसीलिए बनाई है कि बीजेपी को मिलने वाले वोट तोड़े जा सके, नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोट तोड़े जा सके, अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड वोटर, और इस तरह से उनको मिलने वाली सीट कम हो। तो अब उपाय क्या रहता है हमारे पास? अंत में मैं दोबारा आता हूं कि हमारे पास, मेरे मानने में उपाय यह है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो अब उन्हें हर एक सवाल का जवाब मांग सकते हैं। अब तक क्या करते थे कि कोई उनसे जाके पूछे कि भाई बांग्लादेशियों के बारे में क्या करना है, तो कि हम भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे, हम बांग्लादेशियों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तक वो एक मूवमेंट थी, तो उनको एक बहाना मिल गया था कि हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देंगे। और इस तरह से उनको जब कश्मीर की आज़ादी की बात बोलनी थी तो बोल देते थे, और तुम उनको कश्मीर के बारे में कुछ सवाल पूछने जाओ कि भाई ये प्रशांत भूषण ने क्या लगा रखा है, तो बोलते कि भाई मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार है।
इसलिए बाकी किसी पर पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो अब उनको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है और हर एक सवाल का जवाब देने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और इस पॉइंट पे हम उन्हें लोगों के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, यानी कि उनकी बेईमानी को हम एक्सपोज कर सकते हैं। कैसे एक्सपोज कर सकते हैं कि सबसे पहले आप उन्हें सवाल पूछिए कि आप राइट टू रिकॉल पीएम के ड्राफ्ट का क्यों विरोध कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल पीएम, राइट टू रिकॉल नहीं, कि राइट टू रिकॉल एमपी का ड्राफ्ट अपने 16 महीने तक नहीं दिया तो क्या अगले जन्म में दोगे? सीधा अन्ना और छोटे अन्ना को यही पूछो कि आप अगले जन्म में ड्राफ्ट देने वाले हो या इस जन्म में ड्राफ्ट देने वाले हो। और इस जन्म में ड्राफ्ट देने वाले हो तो 16 महीने अपने राइट टू रिकॉल एमपी का टाइम पास कर दिया, अब आप ड्राफ्ट क्यों नहीं दे रहे? दूसरा क्वेश्चन पूछो कि भाई बांग्लादेशियों को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तीसरा कि भाई कसब को फांसी होनी चाहिए, ऐसी एफिडेविट आप कापड़िया की कोर्ट में दे सकते हो। देखो, एक बार आदमी पॉलिटिकल पार्टी बनाए उसके बाद उसको सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे लोग मुझे पूछते हैं, जैसे लोग मुझे पूछते हैं और मैं बोलता हूं कि हाँ भाई मैं ऐसी एफिडेविट देने को तैयार हूं कि भाई कसब को फांसी होनी चाहिए, और कुछ एक दिन में मैं एफिडेविट दे भी दूंगा। 2 हफ्ते के अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाला हूं कि भाई कसब के केस का जजमेंट 2 हफ्ते के अंदर दिया जाए। और मोहम्मद अफजल को फांसी होनी चाहिए नहीं, उसमें मेरा साफ है कि मैं चिदम्बरम को भी लेटर लिखने वाला हूं पब्लिकली कि मोहम्मद अफजल की फाइल है जो आपने 3 साल तक दबा रखी है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है सऊदी अरेबिया से फाइल दबाने का, उस फाइल को 2 हफ्ते के अंदर क्लियर करो। और प्रणब मुखर्जी भी कहूँगा कि भाई आप 1 हफ्ते के अंदर इस फाइल को क्लियर करो। जो भी आपको डिसीजन देना है 1 हफ्ते के दे दो, उसके बाद यदि फांसी का डिसीजन नहीं लिया तो राइट टू रिकॉल प्रेसिडेंट, उसकी मैं डिमांड रखूंगा। वो तो अभी भी है पर उसके बाद मेरी डिमांड और तेज हो जाएगी। फिर आप अन्ना को पूछ सकते हैं कि बांग्लादेशियों को भारत में से निकालने के लिए आप कौन से कानून प्रपोज कर रहे हो। उन्होंने एक भी कानून प्रपोज नहीं किया और वो सारे कानून का विरोध कर रहे हैं। वो बांग्लादेशियों का नार्को टेस्ट लेने से विरोध कर रहे हैं। उसके बाद उनको अगला सवाल पूछो कि आप हसन अली और ए राजा के नार्को टेस्ट का आपने क्यों विरोध किया। और चलो विरोध किया तो किया, भूल जाओ, शायद गलती से किया या जो भी अनदेखी हो गई, लेकिन आज आप ए राजा और हसन अली की पब्लिक में नार्को टेस्ट लेने की बात का क्यों विरोध करो। और ये सारे सवालों के आप जवाब मांग के उन्हें पब्लिकली एक्सपोज कर सकते हो कि इनको भारत सुधारने में, भारत की व्यवस्था सुधारने में कोई रुचि नहीं है, उनको सिर्फ बीजेपी को मिलने वाले वोट तोड़ने में इंटरेस्ट है ताकि कांग्रेस की सीट बढ़ सके। और इस तरह से आप अन्ना और अरविंद गांधी को एक्सपोज कर सकते हो। धन्यवाद।